हेलो दोस्तों, मैं आपका मेरे चैनल और क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया था। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से हम क्या समझते हैं? तो केमिकल का मतलब रसायन और केमिस्ट्री का काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कहीं भी मोशन की बात होती है वहीं पर हम काइनेटिक वर्ड का यूज़ करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन का रेट, उसको अफेक्ट करने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि केमिकल रिएक्शन कोई हमारी हो रही है और उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो उसका जो रेट होगा वो वेरिएबल हो जाएगा। अगर उसके अंदर हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो उसका रेट वेरिएबल हो जाएगा। और कई चीज़ें होती हैं जैसे प्रेशर से भी उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सब के बारे में पढ़ना और रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में पढ़ना, ये सब हमारा केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी इस चैप्टर को रेट से। रेट आखिर होता क्या है? रेट से हम क्या समझते हैं? रेट एक तरीके से कभी कभी आपको ये क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में वेलोसिटी भी कह सकता है कि वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन भी कह सकता है या फिर वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इससे हम क्या समझते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा क्या होता है कि कितनी देर में, मतलब कितने टाइम में हमारी रिएक्शन हो रही है। मतलब एक तरीके से ये समझ ले, कोई आदमी अगर हमारा भाग रहा है तो कितने टाइम में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, वो उसकी स्पीड होती है, मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो उसी तरीके से ये जो रेट होता है हमारा रिएक्शन का, हम इससे ये समझते हैं कि कितने टाइम में हमारी रिएक्शन कितनी हो रही है। मतलब कि जब ये बताइए कि जब हमारी कोई भी रिएक्शन हो रही होगी, जैसे कि हमारी A to B रिएक्शन है, मतलब A हमारा प्रोडक्ट है और वो A हमारा रिएक्टेंट है और वो B प्रोडक्ट को हमारा गिवन कर रहा है, मतलब हमें B प्रोडक्ट दे रहा है। तो A to B रिएक्शन में क्या है, जैसे जैसे हमारी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, मान लीजिए हमारी रिएक्शन A से B की तरफ जा रही है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसी तरीके से हमारा B का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा और जो हमारा ये A का कंसंट्रेशन होगा वो हमारा डिक्रीज होता रहेगा कि नहीं? जब हमारा ये कम होगा जब तो हमारा ये बढ़ेगा रिएक्शन होके। तो हम ये इसको इस तरीके से अगर लिखें कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। तो अब बात करी जाए कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो अब बताइए, आप अगर हम कहीं भी चेंज की बात करते थे, किसी भी जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में फाइनल माइनस इनिशियल होता था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन में अगर बात करें तो रिएक्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो आर हमारा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू में डेल्टा ए, क्या है हमारा? एम रिएक्टेंट बाय डेल्टा टी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी हम आपको इसमें और एक चीज करके दिखाएंगे आगे चल के। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की टर्म में कैसे लिखेंगे? डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। इतना आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बात सोचिए कि हमारा जो ए है, अगर हम डेल्टा ए की बात करें, डेल्टा ए में क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि ए फाइनल माइनस ए इनिशियल होगा कि नहीं? तो इसमें आप ये बताइए, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल से कम होगी कि नहीं? होगी ना। इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा फाइनल से कम होगी, क्योंकि इनिशियल क्या है,
वो पहले मान लीजिए 10 थी, तो अब तो जितनी भी होगी वो 10 से कम आएंगी ना इसके बाद में। अगर हम मान लें T2 पे माने, T2 पे मान ले रहे हैं इसकी रिएक्शन इस रिएक्शन के अंदर पूरी जो कंसंट्रेशन बची वो 8 बची। तो आप बताइए 10 से 8 पर गई, मतलब कम हुई ना। तो अगर 8 - 10 करेंगे, मान लीजिए 8 - 10, तो ये माइनस का 2 आएगा कि नहीं। तो इससे क्या होगा, ये तो हमारा फिर ये जो वैल्यू होगी हमारी ये नेगेटिव में चली जाएगी, और कभी भी किसी भी रिएक्शन का रेट नेगेटिव में नहीं जा सकता। आपने सुना होगा वेलोसिटी तो ये नेगेटिव में क्या डायरेक्शन की वजह से होती है, वरना कभी भी उसका मैग्नीट्यूड होता है नेगेटिव में, नहीं होता। तो इसी तरीके से इस रिएक्शन के अंदर रेट कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो इसको दूर करने के लिए, इस परेशानी को अगर आप मान लीजिए, ये हमारा क्या है, डेल्टा ए इजिकल टू में AF - AI है कि नहीं। अब हमारा फाइनल क्या है, हमारा T2 टाइम पे हमने क्या कंसंट्रेशन लेट करी है, मान लीजिए 8 - AI कितनी थी 10, तो हमारा ये कितना होगा -2। अगर आप ये मान लीजिए, अगर हम पहले से ही इसमें एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्या पहले से ही अगर इसमें एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे बाहर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी एक बार माइनस होगा, और जब ये यहाँ से ये -2 हमारा निकलेगा तो बाहर नेगेटिव साइन को देख के तो ये पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं। तो इसी वजह से अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जब भी बात करते हैं तो पहले हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। क्या, नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये प्रोडक्ट के केस में हम कभी भी नेगेटिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होगा, फाइनल स्टेट में जो हमारी वैल्यू जो होगी इसकी हमेशा बढ़ेगी। अब आप लगा लीजिए इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी ना। अब 0 से तो इसकी आगे बढ़ती बढ़ती बढ़ती, अब मान लीजिए यहाँ पे पहले 0 थी, यहाँ पे 2 कम हो गए, तो क्या होगी, 0 से 2 हो गई, तो 2 - 0 हमेशा ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। डेल्टा भी हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर बात करें तो हमने रिएक्शन में रेट पढ़ लिया क्या होता है, क्या हमने जो सबसे इस चैप्टर की स्टार्टिंग की चीज़ थी रेट पढ़ लिया है। तो रेट के अंदर अब इसकी SI यूनिट की बात करते हैं क्या होता है। तो कंसंट्रेशन की SI यूनिट क्या होती थी, कंसंट्रेशन की यूनिट जो हमारा मोलैरिटी रहता था, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती थी, मोल पर लीटर होता था कि नहीं। तो मोल, अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट इसकी क्या होगी, ऊपर दोनों में देखिए यहाँ पे ही मोल पर लीटर है, यहाँ पे ही मोल पर लीटर है, तो मोल पर लीटर। और जो डेल्टा T होगा दोनों का देख लीजिए, दोनों में है, तो वो हमारा किस में होगा, सेकंड। तो अगर हम बात करें तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, हमारी ये क्या होगी, इसकी SI यूनिट होगी। कभी भी अगर आपसे किसी भी रिएक्शन के रेट की बात करी जाए, गैसियस फेस में अलग हो जाएगी इसकी जो यूनिट होगी SI यूनिट, क्योंकि वो प्रेशर होता है, प्रेशर के अंदर मोल में कंसंट्रेशन नहीं ली जाती है, उसके अंदर प्रेशर लिया जाता है। गैसियस फेस में हमेशा प्रेशर लिया जाता है, तो ATM में होगा या बार में होगा। तो इसमें क्या हो जाएगी हमारी इसकी SI यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारी इसकी किसकी रेट ऑफ द रिएक्शन का क्या होगा, SI यूनिट होगा। अगर बात करें इसी के आगे, कभी भी आप एक बात याद रखना, क्वेश्चन में कई दफ़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका जो रेट है इसकी SI यूनिट क्या है। तो आप हमेशा याद रखें, कोई सी भी रिएक्शन हो, फर्स्ट हो या सेकंड हो, कोई सी भी रिएक्शन हो, उसके अंदर जो SI यूनिट होगी किसी भी रिएक्शन की वो हमेशा यही होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अब हम बात करते हैं आगे इसी रिएक्शन में, जैसे कि हमने रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ लिया। अब वो जो फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं रिएक्शन को, उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं क्या होते हैं। तो आप ये बताइए, कोई भी रिएक्शन है, आपने इतना तो पढ़ा होगा, अगर हमारी कोई भी रिएक्शन है उसको हम अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करें, मतलब उसको अगर हीट प्रोवाइड कर देंगे तो उसका हमेशा चेंज हो जाएगा रेट। मतलब कि मान लीजिए हमारा वाटर है, ये तो फिजिकल चेंज है बाकायदा, मतलब कि हमने NH3 के हैबर्ट्स प्रोसेस पढ़ा है हमने, N2 प्लस में H2 इक्वल टू में NH3। अगर उस केस में अगर हम रिएक्शन को ऐसी होने देंगे तो वो बहुत मुश्किल से होती है, जबकि हम उसके अंदर अगर कैटलिस्ट डाल देते थे, क्या डाल देते थे, कैटलिस्ट,
तो कैटलिस्ट के केस में वो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाती थी। उसी तरीके की हमारी कई रिएक्शन ऐसी होती हैं कि बहुत धीरे धीरे होती हैं, अगर हीट प्रोवाइड कर देंगे तो वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। तो पहला क्या आ जाता है फैक्टर हमारा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे, किसी केस में हो सकता है रिएक्शन बढ़ जाए, किसी केस में होता है रिएक्शन घट जाए। अब दूसरा प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी हम आपको बाकायदा फील करा के सिखाएंगे कैसे होता है। थर्ड पे हमारा क्या, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट। ये 3 फैक्टर ऐसे हैं हमेशा आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये सबसे कॉमन फैक्टर है। और अगर आप क्वेश्चन में मतलब कि हमारा मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, फैक्टर तो काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर आप इन तीनों के बारे में भी लिख कर आ जाओगे तब भी हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे, पूरे 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप पॉइंटों में आंसर लिख सकते हैं इसके। अगर हमारे चौथे फैक्टर की बात करें जाए तो हमारे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। क्या है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, हमारा रिएक्टेंट कैसा है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब 5वें फैक्टर की अगर हमारी बात करी जाए तो सरफेस एरिया, मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है उसका सरफेस एरिया किस तरीके से है, कि मतलब कितना विस्कोसिटी उसकी कितनी है, विस्कोसिटी हल्की है कम है। विस्कोसिटी क्या होती है आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो एक बार हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी लिक्विड है तो कितनी आसानी से फ्लो कर सकता है वो उसकी विस्कोसिटी को दर्शाता है। मतलब मान लीजिए आप एक कोई भी हम वेसल लेंगे, उसके अंदर आप शहद ले लेना, हनी, और एक वेसल में आप पानी लेना, तो आप उस पर अगर देखोगे तो पानी को अगर आप नीचे को गिराओगे, पानी को अगर नीचे गिराओगे तो बहुत धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी है वो काफ़ी हाई है। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो लेयर होती है, मान लीजिए हमारी ये हनी की जो लेयर है, इसके अंदर जो फ्रैक्शनल फोर्स है ना इन दोनों लेयरों के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर वहीं वाटर की बात करें, हनी के बीच में तो फ्रैक्शनल फोर्स ज़्यादा है। अगर वाटर की बात करें तो उसके अंदर उसकी जो ये लेयरें हैं उसके बीच में इतना खास फ्रैक्शनल फोर्स नहीं इफेक्ट होता है एज कंपेरिजन टू हनी। तो वही हमारी विस्कोसिटी होती है, जो जितना धीरे फ्लो करेगा वो उसकी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। तो बात करें तो वही सरफेस एरिया और विस्कोसिटी ऑफ द रिएक्टेंट। और विस्कोसिटी ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये हमारा ये 5 फैक्टर होते हैं मेनली जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर में अगर बात करें तो टेम्परेचर में अभी आगे चल के आपको अर्हेनियस इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, वो आपके सिलेबस से कटवा दी गई है। लेकिन ये टेम्परेचर के बेस पे जब भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर से आखिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे किसी भी रिएक्शन में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जनरली ये नोटिस किया गया है कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन के होते समय उसको अगर 10 डिग्री टेम्परेचर हाई कर देंगे, क्या उसका अगर 10 डिग्री टेम्परेचर हाई कर देंगे तो जो होगी रिएक्शन वो 2 गुना हो जाएगी। वो कैसे होगी हम आपको अभी बताएंगे किस तरीके से हो, क्योंकि उसके लिए आपको रेट लॉ पढ़ना जरूरी है, जो कि हम आपको अभी बताएंगे। अगर बात करें प्रेशर बढ़ने से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, वो हम आपको मतलब पूरी तरीके से बता देते हैं। तो पहले हम बताते हैं आपको रेट लॉ, सबसे जरूरी चीज़ है रेट लॉ। रेट लॉ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। जो हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी हमारा रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। लेकिन जो सबसे मेन फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर वो है रेट लॉ के द्वारा हमें पता लगता है। क्या? रेट लॉ। तो हमारा रेट लॉ आखिर होता क्या है, तो हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। रेट लॉ तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ में क्या होता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद सम पावर रेज्ड। मतलब क्या है, आपको एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं।
in this the rate of any reaction is directly proportional to the molar concentration of the reactant with some power raised, which may or may not be equal to the stoichiometric constant तो हम लेट कर लेते हैं पहले एक रिएक्शन, लेट रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो इसके अंदर क्या है, इस रिएक्शन के इस डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं, इन दिस मतलब कि रेट लॉ के अंदर आखिर होता क्या है, रेट लॉ के अंदर इन दिस द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब आगे पढ़ते हैं हम, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद सम पावर रेज्ड। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन अगर बात करें, रिएक्टेंट क्या है हमारे ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, तो इसके अंदर मोलर कंसंट्रेशन की बात करिए, उसका ये साइन होता है, हम ये जो ब्रैकेट लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है कंसंट्रेशन, क्या ये कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। अगर बात करें फिर ये बी, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद सम पावर रेज्ड, कोई भी पावर हमारी हो सकती है एक्स और वाई, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट। अब बात होती है स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट अगर आखिर हमारा होता क्या है, तो आपने रिएक्शन के अंदर देखा होगा जैसे कि ए और बी हमारे प्रोडक्ट हैं, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल सी ये तीनों हमारे क्या हैं, इनके आपस में स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। जैसे हम कोई भी रिएक्शन यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, N2 प्लस में H2 गिव्स NH3, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 2 और ये 3, इसमें क्या है जो 3 है वो H2 का स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट है और जो ये 2 है वो NH3 का स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। तो ये जो पावर होती है एक्स और वाई हो सकता है इनके इक्वल हो और ये भी हो सकता है इनके इक्वल ना हो। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे R इज इक्वल टू में K A टू द पावर X और A टू द पावर B टू द पावर Y, ये हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन बनके तैयार हो जाता है। क्या रेट लॉ का एक्सप्रेशन बनके तैयार हो जाता है। तो इसके अंदर जो एक आपको पता है आर क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ द ए, ये किसको डिनोट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द ए, इसकी कुछ पावर है, और ये क्या है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द बी, इसकी वाई पावर है। हम एक्स और वाई को भी कुछ कहते हैं, अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है। और ये के, अगर हम बात करें के क्या होता है, के होता है रेट कांस्टेंट। यहाँ पे हम रेट की बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो इसकी जो अब देखिए हमने रेट की आपको क्या बताई थी, ऐसा यूनिट क्या बताई थी, याद होगा आपको, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, हमने आपको रेट की ये ऐसा यूनिट बताई थी। तो रेट की जो ऐसा यूनिट है यहाँ पर तो वो फिक्स रहेगी, लेकिन जो कांस्टेंट होगा, ये जो कांस्टेंट होगा ना, ये डिपेंड करेगा, कब करेगा वो हम आपको अभी बताएंगे। तो पहले आप ये रफ कर देते हैं, इतना तो आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पे दोबारा से,
अरे क्या हो गया, रेट लॉ, रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या निकल के आया था, R इज इक्वल टू में K A टू द पावर X और B टू द पावर Y। और हमारी रिएक्शन क्या थी, A प्लस B गिव्स C, ये हमारी रिएक्शन थी। तो अब बात करते हैं हमारा x क्या है। पहले x से पहले हम जान लेते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, अगर हम उनका सम कर दें तो हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता लग जाता है। तो हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की भी एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में हमने क्या बताया आपको, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितनी भी पावर होती हैं, रिएक्टेंट मान लीजिए हमारे 3 है, यहाँ पे तो हमने 2 लिए हैं, अगर मान लीजिए कहीं पे हमारे 3 हो जाते हैं तो उन तीनों की x y z, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारी क्या हो जाएंगी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इनका सम क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हम यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। The sum of power raised in the rate law of molar concentration of the reactant is called order of the reaction। क्या बताया, the sum of the power raised in the rate law of the मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि जो रेट लॉ होती है उसके अंदर जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, ए और बी हो गया, क्या है हमारी कंसंट्रेशन है ना, तो मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर होती है इन दोनों का अगर सम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब हम अगर बात करें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू में, इसको हम डिनोट करते हैं एन से, किससे करते हैं, एन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को हम किससे करते हैं, एन से। अगर हम एक्स की बात करें, यहाँ पे एक्स आखिर है क्या, तो x हम पूरे यहाँ पे स्टार्टिंग से लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको पता लग गया होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। तो अगर आप बात करें x क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं, here x is the order of reaction with respect to a। मतलब क्या है, हमारा जो x है, x को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू a। अगर यहीं y की बात करें, y क्या होगा हमारा, फिर y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक, y क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा विद रेस्पेक्ट टू v। अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू n, तो यहां पे क्या होगा, हेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एन क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है पूरी ओवरऑल रिएक्शन का। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बात करिए, पहली बात तो रेट लॉ। रेट लॉ ये नहीं है कि किसी भी साइंटिस्ट ने रातों रात ऐसे ही कर दिया हो, ये कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। मतलब कि एक्सपेरिमेंट हुए अच्छी तरीके से, जब जाके हमें ये चीज़ प्रूव करने को मिली है। तो
इसका क्या मतलब है, ऑर्डर क्या है हमारी, एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। जब ये हमारा एक्सपेरिमेंट से हुआ है तो ये भी तो हमारा एक्सपेरिमेंटल का ही एक पार्ट होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी तो हमारा एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है। तो ये रेट लॉ और जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल थिंग है, ये कोई थियोरेटिकल चीज़ नहीं है। तो इतना आपने समझ लिया होगा। अब हम ये आपको रफ करते हैं, आगे बताते हैं क्या होता है। तो हमने आपको बताया था जो के होता है, मतलब रेट कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, किस पे करेगी ये नहीं बताया था। तो ये जो हमारी रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर ही डिपेंड करती है। मतलब रेट की जो ऐसा यूनिट होगी ना, रेट की जो ऐसा यूनिट होगी वो तो फिक्स है, मोल सेकंड लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन जो रेट कांस्टेंट होगी उसकी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू, उसकी ऐसा यूनिट जो होगी वो हमेशा वेरिएबल होगी, वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारा क्या है। तो हम निकाल के दिखाते हैं, आपको बाकायदा प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे कैसे करके वेरिएबल होती है। तो आर इजकल टू में के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। तो अगर बात करें हमें क्या निकालना है, के की ऐसा यूनिट निकालनी है। तो के, अब आप बताइए, ये हमारा, हमने इसकी ऐसा यूनिट आपको क्या बताई थी, जो हमारा आर था इसकी ऐसा यूनिट हमने क्या बताई थी आपको, इसकी ऐसा यूनिट हमने बताई थी आपको मोल। चलिए एक काम करिए, हम अभी पूरी ऐसा यूनिट को हम कंसंट्रेशन लेट कर लेते हैं, मतलब कंसंट्रेशन। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन पर सेकंड। समझ में आया आपको, मतलब सेकंड इनवर्स। और के की हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो के को हम के ही लिख देते हैं। और अगर हम ए की बात करें तो ए की ऐसा यूनिट क्या होगी, ये तो कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन, ये तो एक कंसंट्रेशन की टर्म है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन लेट करा था, यहाँ पे भी हम कंसंट्रेशन ही लिख देते हैं, कंसंट्रेशन की पावर वाई। अब यहाँ की बात करें बी की क्या होगी, फिर ये भी कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की पावर वाई। तो ये हमारा x और ये y। और हमने क्या बताया था, अब आप ये बताइए 2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 6 है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों कॉमन आ गए, ये दोनों पावर ऐड हो जाती थी ना, हमने मैथ में पढ़ा था, हमारा एक्सपोनेंशियल, ये मतलब एक्सपोनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 11, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप ये बताइए, जब ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सेकेंड इनवर्स इक्वल टू में के, अब ये कंसंट्रेशन यहाँ पे भी, कंसंट्रेशन यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं। अब हमने आपको बताया था x प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंसंट्रेशन सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू में के कंसंट्रेशन की पावर n, x प्लस वाई इज इक्वल टू n। क्या होता था, ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। अगर हम k की बात करें ऐसा यूनिट की, तो हम इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n इनटू में सेकेंड इनवर्स। इतना आपको समझ में आया। अब आपको पता होगा जब हम n को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए दोनों जो है हमारी ये जो कंसंट्रेशन है दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है। जैसे कि 2 की पावर 3, अगर 2 की पावर 2 करूँगा तो ये ऊपर चली जाएगी 2 की पावर 3 माइनस 2, इस तरीके से हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कंसंट्रेशन, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन, दोनों सेम है। तो ऊपर जब जाएगा k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n होगा कि नहीं, इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारी क्या होगी, के की ऐसा यूनिट होगी। क्या होगी, के की ऐसा यूनिट। अगर मान लीजिए हमारा x प्लस वाई का सम 0 है, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 है, तो उस केस में हमारी इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगी, हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो के की ऐसा यूनिट हो जाएगी कंसंट्रेशन 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, मतलब कंसंट्रेशन सिंपली ऐसा हो जाएगा कंसंट्रेशन सेकेंड इनवर्स। फिर तो यही बचेगा ना। और कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, मोल पर लीटर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे मोल
लेटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए है? हमारी जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर हमारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो उस समय के कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट की जो ऐसा यूनिट होगी क्या होगी? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिख देते हैं, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी रेट कांस्टेंट की ऐसा यूनिट होगी। तो हमने जैसे आपको बताया, आपको हमेशा ये याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है। तो हम बात करते हैं अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमने आपको पढ़ा दिया, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में हम आपको जीरो ऑर्डर पढ़ा देते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद हम उसकी ऐसा यूनिट आपको परफेक्टली निकाल के दिखाएंगे। तो जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होती है? अब आप खुद सोच सकते हैं जीरो ऑर्डर में क्या होगा, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर उसकी पावर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी? जीरो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी? जीरो। तो अभी हम आपको बताते हैं, इनको डालना। तो क्या पढ़ा रहे थे? जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर में क्या है? डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, रेट, इसमें क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जीरो पावर ऑफ द रिएक्शन of concentration of the reaction, concentration of the reactant। तो हम रिएक्टेंट को अब लेट कर लेते हैं R, रिएक्टेंट को क्या लेट कर लेते हैं? R। लेट रिएक्टेंट इज इक्वल टू R, रेट इज इक्वल टू में स्मॉल r। तो हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं, तो रेट कांस्टेंट भी लिख देते हैं, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे क्या होगा? r इज इक्वल टू में k, रिएक्टेंट की पावर जीरो। मतलब क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ द रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगी? जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये हमारा फाइनली किस में हो जाएगा? R इज इक्वल टू में K। क्या? R इज इक्वल टू में K। तो हम इससे एक और बात कह सकते हैं, वो रिएक्शन जिनका रेट उनके जो रिएक्टेंट होता है उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे। क्या? कोई भी रिएक्शन जिसका रेट उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, उससे इंडिपेंडेंट हो, तो वो रिएक्शन हमारी क्या होंगी? जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है। हम आगे वाले इससे जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, इंटीग्रेटेड फॉर्म करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल क्लासेस पर आपको मिल जाएंगे, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको इस लेक्चर से कोई बेनिफिट हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे।